सो हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर वंस अगेन और तुम्हारा स्वागत है इस चैनल में जहाँ पे हम लोग बुक और फिलॉसफी से रिलेटेड बातें करते हैं। तो तुमने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर मैं बार बार नीचे देखूँ तो घबराना मत, क्योंकि मेरा नीचे यहाँ पे नोट्स रखे हैं जिसके थ्रू मैं आज के फिलॉसफी को तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेडरिक नीचे के जीनोलॉजी ऑफ मॉरल्स के थर्ड ऐसे के बारे में, और ऐसे का नाम है व्हाट डू एस्थेटिक आइडियल्स मीन्स। इससे पहले कि हम लोग कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ें, पहले हम लोग समझते हैं कि ये एस्थेटिक आइडियल्स है क्या। वेल, एस्थेटिक आइडियल्स मतलब होता है सेलिब्रेशन ऑफ डिनायल। अब डिनायल किस चीज़ का, चाहे वो फिजिकल प्लेजर्स हो या फिर अर्थली एम्बिशंस हो तुम्हारे, इन सारे चीज़ों का डिनायल। और ये एक्सेप्ट किस चीज़ को करता है, प्योरिटी, डिसिप्लिन या फिर उस हायर स्पिरिचुअल गोल को, जो कि नीचे के नज़रों में एक लाइफ डिनाइंग फैक्टर है और ये हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करता है। तो नीचे इस चीज़ को पूरी तरीके से अपोज करते हैं। तो वीडियो में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नीचे किस तरीके से एस्थेटिक आइडियल्स को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अब यहाँ से वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नीचे यहाँ पे अलग अलग लोगों के बारे में बात करते हैं कि हर लोगों के लिए एस्थेटिक आइडियल्स का मतलब क्या होता है, चाहे वो फिलोसोफर हो, आर्टिस्ट हो, वुमेन हो या फिर कोई एस्थेटिक प्रीस्ट हो। जहाँ पे वो शुरुआत करते हैं अपने एक अच्छे दोस्त के एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि होता है ना कि हम लोगों को किसी का एग्जाम्पल देके समझाना हो तो हम अपने उस दोस्त को चुनते हैं जिसका हम लोग ले सकते हैं थोड़ा। तो वेल, यहाँ पे बात करते हैं नीचे अपने एक बहुत अच्छे मित्र वैगनर की, रिचर्ड वैगनर की। वेल, रिचर्ड वैगनर और नीचे काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे एक टाइम पे, जहाँ पे नीचे के एक बुक द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में नीचे ने काफ़ी प्रेज किया है वैगनर को। क्यों? क्योंकि वैगनर और नीचे के जो थिंकिंग प्रोसेस था वो काफ़ी सिमिलर थी। जिस तरीके के आइडियोलॉजीज नीचे फॉलो करते थे उसी तरीके के आइडियोलॉजीज वैगनर भी फॉलो करते थे। वैगनर भी थोड़े एंटी क्राइस्ट किस्म के इंसान थे, नीचे भी थोड़े एंटी क्राइस्ट किस्म के इंसान थे, और वैगनर अपने टाइम के एक बहुत ही फेमस कंपोजर थे। लेकिन होता क्या है कि अपने लेटर डेज में वैगनर जो अपने वर्क प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्रिश्चियनिटी की बू आने लगती है नीचे को। इट मींस कि जो वैगनर पहले हुआ करता था, जो कि क्रिश्चियन आइडियल्स को उतना प्रेज नहीं करता था, वही अब अपने फाइनल डेज में अपने वर्क्स के अंदर क्रिश्चियन आइडियल्स को प्रेज करने लग गया था। और क्रिश्चियन आइडियल्स में ही एस्थेटिक आइडियल्स आते हैं। यानी कि वैगनर का जो एंड का वर्क था जिसका नाम था पार्सिफल, उसमें पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी को प्रेज किया गया था। वही स्पिरिचुअल रेल्म की बातें, वही आफ्टर लाइफ वाली बातें, ये सारी चीजें उनके वर्क में प्रोमिनेंट हो गई थी, जो कि नीचे के लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं था। अब यहां पे एक बात समझना जरूरी है। नीचे बात करते हैं आगे चैस्टिटी और सेंसुअलिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि है ही नहीं। वेल, नीचे का मानना था कि जो ये एस्थेटिक आइडियल्स हैं और ये फिर जो सेंसुअलिटी आती है, सेंसुअलिटी कहने का मतलब वो फिजिकल प्लेजर इन अ ब्रॉडर सेंस ऑल्सो इंक्लूडिंग सेक्शुअल प्लेजर, एंड जो कि मान लो कि तुम्हें धूप तुम्हारे शरीर पे पड़ रही है और तुम उसको फुल्ली इंजॉय कर पा रहे हो, वैसी बातें। तो नीचे का पर्सपेक्टिव जो था, उनका कहना था कि ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर सकती हैं एक साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक आइडियल्स को ही आदमी प्रेज कर रहा है और अपने लाइफ के एक और पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्योटिक नेचर लाइफ का, उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहा है। जहां नीचे एक काफी अच्छा एग्जांपल देते हैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ का। एक हैप्पी मैरिड लाइफ में चैस्टिटी के साथ साथ सेंसुअलिटी भी इंपॉर्टेंट है और ये हम सभी जानते हैं। लेकिन वैगनर के केस में ऐसा नहीं रहा। जहां वो वैगनर पुराना वाला वैगनर हुआ करता था जो इन दोनों आइडियल्स को प्रेज करता था, वो बैलेंस था उसके वर्क में, जो कि नीचे को काफी पसंद आता था। वही वर्क अब काफी ज्यादा एक तरफ लीन हो चुका था। जहां पे नीचे आगे एग्जांपल देते हैं गोएथ और हाफिज का। वेल, गोएथ एक बहुत फेमस जर्मन राइटर थे और हाफिज आई थिंक पर्शियन पोएट थे। इन दोनों के वर्क को लेकर नीचे समझाते हैं कि ये दो जो राइटर और पोएट थे, इन दोनों में भी अपने वर्क के अंदर इन दोनों के बैलेंस को दिखाया है, चैस्टिटी और सेंसुअलिटी के बीच के बैलेंस को। लेकिन वैगनर अपने ओल्डर डेज में आके काफी ड्रास्टिक चेंज आया उनके अंदर, वो अपने रास्ते से मानो भटक ही गए हों। लेकिन फिर भी यहाँ नीचे वैगनर को एक मौका देना चाहते थे। तो नीचे आगे बात करते हैं कि मे बी शायद वैगनर ने अपना जो ये वर्क क्रिएट किया था पार्सिफल, वो एक पैरोडी हो, क्योंकि नीचे का सोचना था कि मे बी वैगनर आर्टिस्टिक पीक पे पहुंच गए हो, जहां पे वो खुद ऊपर से देख के अपने वर्क को ऐसे हंस पा रहे हो, जहां पे वो इस वर्क को एज अ पैरोडी क्रिएट किए हो। लेकिन नीचे यहां पे इस बात को लेकर डाउटफुल फिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे के नजरिए में जब वैगनर इस वर्क को क्रिएट कर रहा था तो वो काफी सीरियस था,
इन एस्थेटिक आइडियल्स को लेके, अपने वर्क को लेके। तो उसका जो पूरा व्यू था, जो कि अपोलोनियन और डायनोशियन का बैलेंस था, वो अब काफी लीन हो चुका था अपोलोनियन की तरफ सिर्फ। ये जो दोनों टर्म है अपोलोनियन और डायनोशियन, इसको सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी एकदम तुरंत क्लियर कर देता हूँ इन दोनों का मतलब क्या है। ये जो अपोलोनियन है वो अपोलो गॉड से रिलेटेड है, और ये डायनोशियन है ये डायनोसिस गॉड से रिलेटेड है। ये दोनों ग्रीक गॉड है। अपोलो गॉड ऑफ लाइट, गॉड ऑफ डिसिप्लिन, इस तरीके के गॉड समझ सकते हो, और डायनोसिस गॉड ऑफ एक्सटेसी, गॉड ऑफ क्योस, काइंड ऑफ इस तरीके का गॉड है। तो पहले जो वैगनर का वर्क हुआ करता था उसमें इन दोनों का बैलेंस हुआ करता था, लेकिन फिर वैगनर के वर्क में क्या हुआ, वो पूरा अपोलोनियन बन चुका था। और ऐसा सिर्फ वैगनर के साथ नहीं था, उस समय के बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो अपोलोनियन हुआ करते थे, जो अपोलोनियन आइडल्स को प्रेज किया करते थे, यानी कि एस्थेटिक आइडल्स को प्रेज किया करते थे नीचे के नजरों में, जिसको नीचे काफी वेहेमेंटली अपोज करते हैं। अभी तक तुम सोच रहे होगे कि इन सब बातों का मतलब क्या निकल रहा है, आखिर नीचे कहना क्या चाह रहे हैं अपने इस दोस्त का एग्जाम्पल लेके, जो कि एस्थेटिक आइडल्स को प्रेज करने लगा अपने लेटर डेज में। सबर करो, आगे मैं बता रहा हूं कि आगे होने क्या वाला है। अब देखो, नीचे अब यहां पे एक और बात तुम्हें क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि इनका कोई पर्सनल पंगा नहीं है वैगनर से, कि वो वैगनर से खुन्नस निकालने के लिए वैगनर के ऊपर उंगली उठाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको क्लियर करने के लिए नीचे आगे बात करते हैं अपने पर्सपेक्टिव को लेके आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये रिलेटेड होगा कि आगे कैसे वो बताना चाह रहे हैं कि उनका कोई वैगनर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कि सिर्फ वो वैगनर के बारे में बात कर रहे हैं। अब समझो, नीचे का जो व्यू है आर्ट और आर्टिस्ट को लेके वो अलग है। नीचे देखते हैं आर्ट को एज अ सोलो प्रोडक्ट। अब नीचे का कहना है कि जो आर्टिस्ट होता है वो एक वूम्ब है, एक सोइल है जिससे आर्ट क्रिएट हो गया। अब वो अगर आर्ट क्रिएट हो चुका है तो तुम उस आर्ट को सिर्फ प्रेज करो, सिर्फ उस आर्ट के लिए, उसमें तुम इमर्स होके उसको समझ सकते हो। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है आर्टिस्ट का, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आर्टिस्ट का क्या मोरल वैल्यूज है, आर्टिस्ट पहले जेल गया है कि नहीं गया है, आर्टिस्ट अच्छा है कि बुरा है, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि शायद तुम इसको अलग एंगल में ले लो, उसको तुम लो कि अब नीचे शायद आर्टिस्ट को वैल्यू नहीं दे रहे। नहीं, नीचे का कहना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस आर्टिस्ट ने जितने एफर्ट्स लगाए वही तो उसके आर्ट में दिख रहा है, उसी के कारण तो उसके आर्ट में उतना जा ना पाया है। उसने जो भी स्ट्रगल दिखाए, अपने इमोशंस पूरा जो उड़ेला है अपने आर्ट में, उसी के कारण उस आर्ट में जाना है। वो उसको प्रेज करते हैं, लेकिन तब तक के लिए जब तक के लिए वो आर्ट क्रिएट नहीं हो गया हो। जब आर्ट क्रिएट हो गया है तो वो एक एज अ सोलो रिजल्ट अपने आप में स्टैंड करता है। अब इस बात का बताने का मतलब नीचे का इसलिए था क्योंकि वो कहना चाह रहे थे कि वैगनर ने भले ही अपने लाइफ में क्रिश्चियनिटी अपनाई हो, उससे नीचे को मतलब नहीं है। नीचे को प्रॉब्लम है कि वैगनर ने जो क्रिश्चियनिटी अपनाई उसके बाद उसके वर्क में भी वही क्रिश्चियन आइडियाज दिखने लग गए, वही एस्थेटिक आइडियाज दिखने लग गए, वही स्पिरिचुअल रेल्म की बातें, वही मेटाफिजिकल बातें होने लग गई, जो कि नीचे को पसंद बिल्कुल नहीं आया। जहां पे नीचे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आगे बात करते हैं आर्ट और रियलिटी के बारे में। ये जो डिस्टिंक्शन है नीचे काफी इलेबोरेटिव तरीके से बात करते हैं इसके बारे में। मैं तुम्हें बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि नीचे आर्ट और रियलिटी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। नीचे का कहना था कि ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनका जो आर्ट क्रिएशन होता है, क्या वो खुद वैसे होते हैं? मैंने जो अभी कहा शायद तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि नीचे ने भी लिया है। मान लो एक आर्टिस्ट है, एक राइटर है, होमर, उन्होंने अकीलीज क्रिएट किया, अकीलीज हीरो को, या फिर गोएथ ने फॉस्ट के बारे में लिखा, या फिर तुम अपने फेवरेट राइटर के बारे में सोच सकते हो जिसने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, एक हीरो लिखा। तो क्या वो खुद वैसा था? नहीं। तो नीचे का पॉइंट यही है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने क्रिएटिव रेल्म में जीते हैं, वो रियलिटी को इंटरप्रीट करके वो खुद वैसी चीजें लिखते हैं। वो खुद वैसे नहीं होते, लेकिन वैसी चीजें लिखते हैं ताकि आगे लोग अंडरस्टैंड कर पाए उनकी चीजों को और वैसा बन पाए, या फिर वैसा बनने की कोशिश कर पाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यही आर्टिस्ट जो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीते हुए होते हैं, वो कई बार चाहते हैं कि वो रियलिटी का टेस्ट करें, और यही नीचे कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। और यही हुआ वैगनर के साथ। वैगनर ने जैसे ही अपने रियलिटी में कदम रखा, वो क्रिश्चियनिटी के चंगुल में जा फंसा और एस्थेटिक आइडियल्स को प्रेज करने लग गया। और ऐसा सिर्फ वैगनर के साथ नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होता है। जब वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहते हैं
और जब वो निकलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही रियलिटी में कदम रखते हैं वो भटक जाते हैं कहीं और, किसी और दिशा में, जिसके कारण उनका लॉस होता ही होता है, लेकिन उनका आर्ट भी फिर वैल्यूएबल नहीं रह जाता। सो इन सब बातों का मतलब आखिर क्या निकला? नीचे का कहना है कि ये जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए एस्थेटिक आइडियल्स का मतलब या तो कुछ नहीं है या फिर वो इतना ज्यादा है कि वो अल्टीमेटली जीरो है। जहां नीचे सभी आर्टिस्ट को इंडिपेंडेंट रूप में नहीं देखते हैं। उनका मानना है कि ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, या तो वो किसी फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, स्पिरिचुअल आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट पालना होता है, उन्हें भी पैसे की ज़रूरत है। और उनको पैसा मिलेगा कहाँ से? इन्हीं कामों से। तो अगर वो किसी फिलोसफर को प्रेज करेंगे, किसी स्पिरिचुअल वर्क को प्रेज करेंगे, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को प्रेज करेंगे, तो उन्हीं से उनका पेट पालन हो सकेगा। जहाँ पे वो फिर से वैगनर के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से वैगनर ने भी शोपेनहावर को प्रेज करना स्टार्ट किया था और उनके वर्क्स को पढ़ना स्टार्ट किया था और अपने वर्क में इनकलकेट करने की कोशिश की थी। नॉट बिकॉज कि उसे कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए था उस वर्क से, या फिर वो काफ़ी ऐसे इंस्पायर्ड हो गए थे उसके वर्क से, नहीं, बल्कि शोपेनहावर 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में काफ़ी फेमस हो गए थे। काफ़ी इंटेलेक्चुअल पीपल्स के बीच में उनका बातचीत हुआ करता था। तो वैगनर ने देखा कि अगर इनके काम को अगर मैं अपने वर्क में किसी तरीके से ला पाऊँ तो मेरी ऑडियंस भी बढ़ेगी इसी बहाने। और जो शोपेनहावर थे उनके लिए बाकी जितने भी आर्ट फॉर्म थे, म्यूजिक उनमें सबसे ऊपर था। जहां पे शोपेनहावर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने म्यूजिक को मेटाफिजिकल लेवल पे जाके रख दिया। क्यों और कैसे? शोपेनहावर ने किया क्या कि उन्होंने कहा कि ये जो म्यूजिक है ना, ये एसेंस ऑफ रियलिटी को टच करता है, और ये जो बाकी आर्ट फॉर्म है ये फिनोमिना लेवल पे हैं। थे तो वो शोपेनहावर कांट के भक्त, तो बात तो वो वैसे ही करते थे। तो हुआ क्या कि अब सारे आर्टिस्ट के अंदर, यानी जो सारे म्यूजिशियंस थे, वो अब आर्टिस्ट नहीं रह गए थे, वो प्रीस्ट मोड में चले गए थे। क्योंकि शोपेनहावर की बात सुनने के बाद उन्हें लगने लगा कि वो अब कोई मेटाफिजिकल ट्रुथ ढूंढ लेंगे इससे, उनके गानों से सच पता चलेगा लोगों को, दुनिया का सच। जहां अब उनका आर्ट एक आर्ट नहीं रहा था, वो एक चैंटिंग हो गई थी, जो कि वो लोगों को बोल रहे थे कि चैंट करो इसको ताकि तुम्हें किसी सच्चाई का पता चलेगा। और यहीं से नीचे शिफ्ट होते हैं आर्टिस्ट से फिलोसोफर्स की तरफ, जहां पे उन्हें आर्टिस्ट से एस्थेटिक आइडिया से रिलेटेड कुछ बातें पता चली और उनका पर्सपेक्टिव भी तुमको मैंने बता ही दिया। लेकिन अब फिलोसोफर्स के लिए एस्थेटिक आइडियाज का क्या मतलब बनता है, यहाँ पे नीचे काफी इलैबोरेटिव होते हैं कि फिलोसोफर तो वो खुद भी थे। इसलिए अब यहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं फिलोसोफर्स के बारे में बात करना, और सबसे पहला नाम है कांट का। नीचे कांट के बारे में बात ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुमको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। नीचे स्टार्ट किए हैं एक पॉइंट को लेके, ओके, वो कनेक्ट होगा एट द एंड ऑफ जाके। तो तुम वीडियो में ऐसे बने रहना, तुम मत समझना कि ये क्या बकवास करे जा रहा है यार, स्टार्ट कहीं से हो रहा है, ये क्या इसके बारे में बातें किए जा रहा है, इसका लेना देना क्या है। लेकिन तुम ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर नीचे आप बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि वैगनर के केस में उन्होंने बताना चाहा कि किस तरीके से एस्थेटिक आइडियल्स, जो कि एक स्ट्रॉन्ग, गेस्ट और बोल्डेस्ट कैरेक्टर के अंदर भी एक अचानक चेंज ला सकता है। क्योंकि रिचर्ड वैगनर जैसा बंदा जो कि अपने पर्सनालिटी को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी बोल्ड था, उसके ऊपर भी ये एस्थेटिक आइडियल्स हावी हो गए। तो ये फिलोसोफर्स के ऊपर कैसे होता है वर्क, ये अब समझने की कोशिश करो। तो कांट का एग्जाम्पल लेते हुए सबसे पहले नीचे समझाने की कोशिश करते हैं कि कांट का पर्सपेक्टिव क्या था एस्थेटिक्स को लेके। अब यहां कंफ्यूज मत होना, एस्थेटिक अलग है जिसके बारे में मैंने अभी तक बात किया है, एस्थेटिक्स ब्यूटी से रिलेटेड है, जो तुम एस्थेटिक फोटोज खिंचवाते हो। कांट का जो पर्सपेक्टिव है ब्यूटी के लेके वो कुछ ऐसा है। मान लो तुमने एक फूल देखा, फूल का कलर येलो है और उसकी कोई सिमेट्री है। तो कांट का कहना है ना कि जब तुम उस फूल को ऑब्जर्व करो तो तुम बस एक एज अ ऑब्जर्वर उस फूल को ऑब्जर्व करो, अपने डिजायर्स उसमें बिना डाले हुए। मान लो तुमने उस फूल को देखा, तुमने उस फूल को ऐसे एडमायर किया कि हाँ भाई येलो कलर है, ऐसी सिमेट्री है, बस वहीं तक है तुम्हारा उस ब्यूटी को एडमायरेशन का तरीका। अब यहाँ पे इसके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब नीचे इसको मॉक करने वाले हैं। कैसे? अब तुम सुनो। कांट ने तो बोला भाई एज अ ऑब्जर्वर तुम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने डिजायर्स उसमें नहीं डाल सकते हो। नीचे का यहाँ पे कहना है कि ये जो ऐसे फिलोसफर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना कि चीज़ों को काफ़ी इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं।
अब उनको तो खुद आइडिया होता नहीं है कि नॉर्मल पीपल कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आर्ट फॉर्म से। अब तुम ही समझो, जहाँ पे नीचे भी एक एग्जाम्पल देंगे, उससे पहले मेरा एग्जाम्पल ले लो। तुम किसी फूल को देख रहे हो, मान लो किसी गुलाब के फूल को देखा, तो शायद तुम्हें अपनी प्रेमिका की भी याद आ सकती है। शायद तुम उसे तोड़ना चाहोगे, शायद तुम उसे सूंघ के महसूस करना चाहोगे, जहां शायद तुम्हारा उस फूल से एक अलग लगाव भी होगा। हो सकता है ऐसा, जहां पे सिर्फ तुम एज ए ऑब्जर्वर उसे देख नहीं सकते। जहां नीचे भी एक काफी फनी एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो किसी नेकेड वुमेन का स्कल्पचर है और उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो क्या सिर्फ वो उसकी सिमेट्री के लिए देखेंगे कि भाई क्या अच्छा बना हुआ, इसका एंगल पे सही कटिंग है, मैं अपने डिजायर से उसमें कुछ नहीं डालूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस अराउज होते हैं। और नीचे यहाँ पे कांट को कंपेयर करते हैं स्टैंडहेल से। स्टैंडहेल एक फ्रेंच राइटर थे, उनका कहना था ब्यूटी इज अ प्रॉमिस ऑफ हैप्पीनेस। जहां पे ये दोनों पर्सपेक्टिव अलग हैं, कहां कांट कह रहे हैं सिर्फ एज ए ऑब्जर्वर देखो, और कहां स्टैंडल का कहना ब्यूटी प्रॉमिस हैप्पीनेस। जहां पे नीचे भी स्टैंडल के साइड से है। नीचे का कहना है ऑफ कोर्स ब्यूटी अराइजेस सर्टेन काइंड ऑफ इमोशन इनटू यू। तुम्हारे डिजायर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तुम पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हो उस एस्थेटिक्स में। जहां पे वो फिर आगे बात करते हैं शोपेनहायर के बारे में। अब देखना शोपेनहायर की कैसे ली जाएगी। अब देखो, शोपेनहायर थे तो ऐसे कांटिनियन फिलॉसफी को फॉलो करने वाले बंदे। अब शोपेनहायर का कहना था कि कांट सही है, कांट ने जो कहा एज ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना, वो सब सही है, लेकिन शोपेनहायर खुद बड़े इन्वॉल्व थे आर्ट के साथ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने कहा कि म्यूजिक टचेस द एसेंस ऑफ रियलिटी। अब शोपेनहायर का कहना था ना कि एस्थेटिक्स जो है एक सूदिंग इफेक्ट देता है। सूदिंग इफेक्ट कैसे? मान लो तुम्हारी जिंदगी में बहुत भंड मचा हुआ है, बहुत परेशान हो, और तुमने किसी आर्ट फॉर्म को देखा या फिर किसी चीज को ऐसे देखा, एडमायर किया, और तुम्हारे अंदर एक शांति आती है, ठीक है? तो नीचे का यहाँ कहना है कि ये जो पर्सपेक्टिव है शोपेनहायर का, ये सही है, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए सही है, और ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं एस्थेटिक्स को लेके। एस्थेटिक्स सिर्फ सूदिंग इफेक्ट नहीं देता है, एस्थेटिक्स तुम्हारे अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस भी अराउज करता है। तुम उछल के बैठ सकते हो, तुम एंग्री हो सकते हो, तुम्हारे अंदर और भी बहुत सारे इमोशंस अराउज हो सकते हैं। अब मजे वाली बात यहाँ पे ये है कि नीचे आगे ये कहते हैं कि शोपेनहायर था तो बड़ा कांटिनियन, उसको खुद कांट की बात समझ में नहीं आई क्या? कांट ने तो कहा था भाई अपने डिजायर्स नहीं उड़ेलना है, अपने को बस एज अ ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करना है। लेकिन शोपेनहायर तो बड़े इंटैंगल्ड होते थे आर्ट के साथ। तो नीचे का कहना है कि शायद कांट का फिलॉसफी खुद शोपेनहायर को नहीं समझ में आया, जो कि इतना बड़ा फैन था कांट का। जहां आगे नीचे एज अ कंक्लूड करते हैं कि फिर आखिर मतलब क्या है एस्थेटिक आइडियल्स का इन फिलोसफर्स के लिए। जहां पे वो पहले कंक्लूजन पे आते हैं कि मे बी ये जो एस्थेटिक आइडियल्स है, ये इनको स्केप करने में मदद करता है। किस चीज से स्केप? टॉर्चर से। अब यहाँ पे शोपेनहायर का एग्जांपल ले लो। शोपेनहायर का जो फिलॉसफी है विल टू लिव, विल टू लिव के अंदर क्या है कि ये जो तुम्हारा एक विल है जो तुम्हें जीने के लिए मजबूर करता है, और वही जीने के कारण तुम्हारे अंदर सर्टेन काइंड ऑफ डिजायर्स प्रोड्यूस होते हैं, और अगर तुम उन डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे साथ होता क्या है? वही निराशा, और फिर उनका पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू स्टार्ट होता है शोपेनहायर का। तो शोपेनहायर इस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले बंदे थे, जिसके कारण हुआ क्या, वो इस वर्ल्ड को डिनाई करने लगे, वो डिनाइल में चले गए। और एस्थेटिक आइडियल्स में यही तो होता है, तुम डिनाई करने लग जाते हो सारी चीजों को। और यही तो नीचे बताना चाह रहे हैं कि एस्थेटिक आइडियल्स तुम्हें डिनाइल में ले जाता है, इस वर्ल्ड से डिनाइल में ले जाता है। इस दुनिया में जो इस लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो क्योटिक नेचर है, उससे दूर ले जाता है। तुम भागने लगते हो, फिर खुद की जिंदगी से भागने लगते हो, जैसे कि शोपेनहायर भाग रहे थे। तो देखा तुमने कनेक्शन नीचे ने कैसे बनाया उस एस्थेटिक्स को लेके, और फिर शोपेनहायर को लेके, और फिर कांट को लेके। तो नीचे फिर आगे भी लेकिन बात करेंगे, लेकिन आगे का बात थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि तुम जो भी लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तुम्हें अभी तक की बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, या फिर चैट स्टार्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, ताकि मैं भी उसमें इन्वॉल्व होकर तुमसे कुछ सीख पाऊँ। वेल, अब आगे का बात इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुमने देखा कि नीचे बात कर रहे थे कि किस तरीके से एस्थेटिक आइडियल्स एक तरह से समझ लो कि हमें सेल्फ डिनायल में ले जाते हैं, या फिर खराब हैं। कहने का मतलब कि वो तुम्हें लाइफ डिनाइंग है, वो लाइफ के जो इंस्टिंक्ट्स है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, उसको किस तरीके से सप्रेस करता है, इसके बारे में बात हो रही थी। अब नीचे यहाँ पे एक तरफ क्रिटिकल तो है ही एस्थेटिक आइडियल्स को लेके, लेकिन वहीं वो आगे बात करते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में, फिलोसोफर से ही रिलेटेड,
उनका कहना है, ये जो फिलोसोफर्स हैं उनके लिए एस्केटिक आइडियल्स का दूसरा मतलब भी है। ये जो फिलोसोफर्स है ये एस्केटिक आइडियल्स को क्यों चूज करते हैं? इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो अपने फिलोसफिकल परस्यूट्स में आगे बढ़ पाए, वो आराम से बैठ के सोच पाए, क्योंकि एस्केटिक आइडियल्स तुम्हें एक सॉलिट्यूड प्रोवाइड करता है जिसमें तुम अपने आराम से बैठ के अपने ऊपर और अपने थिंकिंग के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो नीचे का यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ये आया कि अगर तुम एस्केटिक आइडियल्स की तरफ इस पर्सपेक्टिव से जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम ह्यूमैनिटी का भी भला करोगे, क्योंकि जो तुम प्रोडक्ट निकालोगे वो कहीं ना कहीं लोगों की भी मदद करेगा, तब ये लाइफ अफर्मिंग है, लाइफ डिनाइंग नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम उसको यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन अगर तुम वैगनर की तरह जा रहे हो उसके तरफ कि भाई जहां तुम एक पहले अलग तरीके के बंदे हुआ करते थे, अब तुम काफी वीकनेस के रूप में मतलब नतमस्तक हो गए एस्केटिक आइडियल्स के सामने और तुमने उसको प्रेज ही करना स्टार्ट कर दिया, वो गलत है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन अराइज हुआ नीचे का, और नीचे ने भी सोच के समझा कि एस्केटिक आइडियल्स का फिलोसफर्स के लिए आखिर मतलब क्या है। अब यहाँ से बातें थोड़ी डीप हो जाएंगी, यहाँ से वो और इसके अंदर घुसेंगे कि आखिर क्या मतलब हो सकता है फिलोसफर्स के लिए एस्केटिक आइडियल्स का। जहां नीचे आगे बात करते हैं कि ये जो फिलोसफर्स हैं ये भी कोई अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं होंगे एस्केटिक आइडियल्स को तुम्हें समझाने के लिए कि ये कैसे तुम्हें किस लेवल पे अफेक्ट कर सकता है, या फिर बोल सकते हो कि एस्केटिक आइडियल्स क्या है इसको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बात किया, ये जो फिलोसफर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एस्केटिक आइडियल्स का यूज अपने लिए करते हैं, अपने फिलोसफिकल परस्यूट्स को पूरा करने के लिए करते हैं। ये अपने वे में एस्केटिक आइडियल्स को मोड़ देते हैं। जहां पे एक एग्जांपल से तुम समझ सकते हो, नीचे बात करते हैं 3 की टर्म्स के बारे में जो एस्केटिक आइडियल्स के अंदर आता है। क्या क्या है वो? पॉवर्टी है, ह्यूमिलिटी है, चैस्टिटी है। अब नीचे का कहना है कि रिलीजियस एंगल से तो तुम इसका मतलब समझ ही रहे हो, पॉवर्टी है मतलब कि समझ रहे हो ना, रिलीजियस एंगल से क्या कहा जाता है कि भाई मतलब कि ज़्यादा पैसे के पीछे भी नहीं भागना है, सेक्सुअल डिज़ायर से थोड़ा दूर रहना है, वो सब रिलीजियस एंगल से तो तुम समझ रहे हो। लेकिन फिलोसफर्स इन्हीं एस्केटिक आइडियाज़ का यूज़ अलग तरीके से करते हैं। अब कोई फिलोसफर है वो पुअर क्यों होता है? क्योंकि अगर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने फिलोसफिकल परस्यूट से, या फिर अगर कोई फिलोसोफर है वो लाइमलाइट में आने लग जाए तो वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए उसके लिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। तो यहाँ पे नीचे एक बहुत डीप चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो फिलोसोफर्स है ना, ये एस्केटिक आइडियाज को अपने तरीके से यूज करते हैं ताकि वो अपने फिलोसफिकल परस्यूट्स को पूरा कर पाए। होते तो कहीं ना कहीं वो सेल्फिश ही है, भले ही उनको कोई सच की तलाश हो, या फिर बोल सकते हो कि अपने अपने थिंकिंग में वो खो जाना चाहते हो, लेकिन है तो कहीं ना कहीं उनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ना चीज़ें, कि वो चाहते हैं भाई ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसके बारे में खुरेद के ढूंढना। भले ही वो आगे चल के लोगों का मदद करेगा, लेकिन है तो वो एट द कोर सेल्फिश, जहां पे वो इन एस्केटिक आइडियाज का यूज कर रहे हैं अपने लिए एक अलग एंगल से। जहां पे इसको समझने के लिए नीचे एक और एग्जांपल देते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो कि तुम्हें चीजों को क्लैरिफाई कर देगा। नीचे बात करते हैं एक डेजर्ट के बारे में। अगर कोई रिलीजियस पर्सन है उसका डेजर्ट में जाने का मतलब क्या है कि भाई वो स्पिरिचुअल ट्रुथ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या फिर समझ लो कि साधना करने जा रहा है ताकि अपने आत्मा को उस परमात्मा से मिला सके। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये मेटाफोरिकल डेजर्ट में जाने का मतलब है। लेकिन वही फिलोसफर्स के लिए डेजर्ट में जाने का मतलब क्या है? फिलोसफर के लिए डेजर्ट में जाने का मतलब है वो शांति ढूंढ रहा है किसी तरीके का। होता है ना कि वादियों में जाके सामने वो नज़ारे देख के वो बस अपने ख्यालों में खोया हुआ रहे, अपने इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में खोया रहे, अपने फिलोसफिकल परस्यूट्स में खोया हुआ रहे। सामने कुछ जानवर चल रहे हों जहाँ पे सोसाइटी का शोरगुल ना हो, वो बस अपने आप में बंध के अपने सॉलिट्यूड में जाके वर्क कर पाएँ, अपने थिंकिंग के ऊपर सोच पाएँ। तो इस तरीके से यूज करते हैं फिलोसफर्स एस्केटिक आइडियल्स को। जहाँ नीचे एक बात और कहते हैं कि इसलिए तो इन्हें किसी प्रोजेनी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मतलब वो होता है ना कि इनका वंश आगे कौन बढ़ाएगा, इनके थिंकिंग को आगे कौन ले जाएगा, क्योंकि ये जो जिस चीज़ पे वर्क करते हैं ना, यही इनको सालों दर सालों यानी डेकेड्स तक जिंदा रखेगा। इनकी जो बातें ये जो कह के जाएंगे वही इनको डेकेड्स तक जिंदा रखेगी। और यही तो कारण है कि बहुत सारे फिलोसफर शादी नहीं किए थे। और एस्केटिक आइडियल्स के अंदर आता है ना ये चीज़ कि मतलब कि मैरिज में इन्वॉल्व नहीं होना, चैस्टिसिटी को फॉलो करना। और जहाँ पे वो फिर से एक छोटा सा मजाक करते हैं सोक्रेटिस को लेके कि मे बी सोक्रेटिस ही एक बंदा था जिसने शादी की थी, वो भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि भाई फिलोसफी और मैरिज एक साथ नहीं चल सकते। क्योंकि सोक्रेटिस की जो पत्नी थी ज़ैंथपी आई थिंक, वो काफ़ी नैगिंग
वाइफ थी, और तुम तो जानते ही हो आगे सोक्रेटिस फिर घर पे कहाँ रहते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो भाई दूसरे से क्वेश्चन ही करने में बिजी रहते थे। तो वो था एंगल कि भाई जो भी और भी फिलोसोफर्स हो गए, कांट खुद हो गए, शोपेनहावर हो गए, नीचे खुद हो गए, उन्होंने शादी नहीं की थी और एस्केटिक आइडियल्स को इनडायरेक्ट वे में फॉलो किया था ताकि वो अपने फिलोसफिकल परस्यूट्स को पूरा कर पाएं, चीज़ों को फिलोसफाइज कर पाएं, अपने दिमाग को शांत कर पाएं सोच के। तो ये था उनका यूज ऑफ एस्केटिक आइडियल्स। और अगेन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। अब नीचे तुम्हें समझाने वाले हैं कि हाँ चलो माना कि ये जो फिलोसोफर्स हैं वो एस्केटिक आइडियल्स का इस वे में यूज़ करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्हें एक सॉलिट्यूड मिल जाता है जहाँ पे वो अपने काम में डीप हो सकते हैं और वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना, ऐसे अपने ख्यालों में खो के इन डेप्थ में जाके वर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर नीचे यहाँ पे ये चीज़ नहीं भूलते बताना कि देखो है तो एस्केटिक आइडियल्स ही। अब ये करता क्या है ना कि धीरे धीरे यही एस्केटिक आइडियल्स इतना डीप रूट ले लेता है ना इन फिलोसोफर्स के अंदर कि उनमें भी वो सेल्फ डिनायल वाली प्रवृत्ति, आइसोलेशन और ये जो ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। कैसे? अब शोपेनहावर का एग्जाम्पल ले लो। सेल्फ डिनायल शोपेनहावर से बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। शोपेनहावर ने किया कि भाई उसने जिंदगी को ही ऐसे बेकार मानने लग गया। वो ये किसका प्रोडक्ट है? एस्केटिक आइडियल्स का प्रोडक्ट है। कांट चीज़ों को ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करने लग गए। अब नॉर्मल लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि कांट भैया कह क्या रहे हैं कि देयर इज एक असली चीज़ है, उसके पीछे एक और असली चीज़ है जिसको तुम कभी जान नहीं सकते, थिंग इन इटसेल्फ। तो उन्होंने चीज़ों को सुपर इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया। आइसोलेशन में रहते रहते ये लोग अपने में ही रहने लग गए। सिर्फ जहाँ पे ये गए थे एस्केटिक आइडियल्स में सिर्फ इसलिए कि वो अपने फिलोसफिकल परस्यूट्स में आगे बढ़ पाएं, और उन्होंने सेंसुअलिटी को किस लिए छोड़ा था? वो सेक्सुअल एक्टिविटी से भी दूर रहते थे फिलोसफर, क्योंकि उनका सोचना था कि भाई जहाँ जितना मैं फिजिकल एक्टिविटी इधर करूँगा उससे बेहतर मैं मेंटल एक्टिविटी करके अपने काम को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन यही धीरे धीरे चीज़ इतना डीप रूटेड हो गया कि उनके लिए ये सेंसुअलिटी भी एक तरह का सिन बन गया, जहाँ पे वो एस्केटिक आइडियल इतना डीप रूटेड होता चला गया कि वो उनको एज अ पर्सन जो एक इंसान होता है, जो जिसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हैपनिंग होता है, वो नहीं रहा। और नीचे इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं थ्रू आउट द चैप्टर में फिलोसोफर से रिलेटेड, कि किस तरीके से एस्केटिक आइडियल्स उनके अंदर के जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो ह्यूमन का जो नेचर होता है उसको मार दे रहा है। उसको सप्रेस तो कर ही रहा है लेकिन धीरे धीरे मार दे रहा है। वो बचा ही नहीं कुछ अंदर से। अब जहां नीचे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि हम ह्यूमंस ओवर कॉन्फिडेंट होके हर चीजों के ऊपर मतलब कि अपना सुपीरियॉरिटी दिखाने लग गए हैं। मतलब कि भाई हर चीज में उंगली करने की आदत हो गई है। सिंपल भाषा में कहें तो भगवान के बारे में, हर चीज के बारे में उंगली किए जा रहे हैं। हम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज तुम्हारे पास आज हैं ये कहाँ से आए हैं। क्योंकि यहाँ पे नीचे का कहना है कि पहले तो भाई मैरिज जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। जहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर तुमने शादी की है तो जो तुम्हारी पत्नी है उसके साथ जो तुम्हारा फर्स्ट नाइट होने वाला है वो कबीले के हेड के साथ होगा। क्योंकि मतलब कि अगर पहले बात तो शादी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। कहने का मतलब कि तुमको मान लो किसी से प्रेम हो गया, या फिर कंबोडिया में आई थिंक ऐसा फॉलो किया जाता था कि तुमने अगर शादी की और वो जो फर्स्ट नाइट है वो जो वहाँ के कबीले का हेड है उसके साथ बिताना है उस औरत को। और इससे भी पहले हुआ क्या करता था कि मतलब कि कम्युनिटी में औरतें रहती थी जिसके साथ मर्द इंटीमेट होते थे, और मतलब कि होता ना एज अ बस कि बस सर्वाइवल के लिए कि बच्चे पैदा होंगे वो आगे वंश ले जाएंगे, वो वाली बात थी, वहाँ तक था। और या फिर तुम काफ़ी टेंडर जो पहले हुआ करते हो, आज जो तुम्हारे अंदर टेंडरनेस है वो पहले काफ़ी एक एज अ वीकनेस के रूप में दिखा जाया करता था। भाई तुमको बैटल फील्ड में जाना है और तुम काफ़ी टेंडर बंदे हो तो तुमको सब वीक ही समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को चेंज किसने किया? एस्केटिक आइडियल्स ने चेंज किया। तुम्हें डिसिप्लिन्ड किया, तुम्हारे अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए। और ये जो सिविलाइजेशन तुम अपने सामने आज देख पा रहे हो, जो तुम्हारे सामने ये सिविलाइजेशन खड़ा है, ये किसका प्रोडक्ट है? इसी एस्केटिक आइडियल्स का प्रोडक्ट है। जहाँ पे नीचे बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो एस्केटिक आइडियल्स ने ये सिविलाइजेशन तो बनाया है, चलो एक्सेप्ट करने वाली बात है कि ये जो सिविलाइजेशन है इसमें योगदान रहा है एस्केटिक आइडियल्स का। और उनका ये भी कहना है कि इसको समझने की कोशिश करो, तुम इन वैल्यूज को समझने की कोशिश करो। उंगली करने से पहले उन सारे वैल्यूज को समझने की कोशिश करो कि ये आए कहाँ से हैं, कैसे आए हैं,
कितने सफरिंग के बाद, कितने खून बहने के बाद तुम्हारे पास कोई चीज पहुंचा है, इसको समझो। और फिर वो आगे बात करते हैं कि भले ही एस्केटिक आइडल्स ने हमारे सिविलाइजेशन को खड़ा किया और इतनी सारी कहीं ना कहीं अच्छे काम भी हुए हैं इस एस्केटिक आइडल्स के कारण, लेकिन इसी एस्केटिक आइडल्स ने हमें सेल्फ डिनाइंग बना दिया। हम खुद के अंदर बहुत सारे गिल्ट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं इसी एस्केटिक आइडल्स के कारण। हम काफी डाउटफुल हो गए हैं अपने आप को लेके। हम काफी अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखने लग गए हैं, और लोगों का मानना है कि ये एक अच्छी बात है। लोगों के अनुसार तुम अगर काफी ऐसे बंद के रखते हो, अपने इमोशंस को दबा के रखते हो, तो काफी अच्छी बात है। ये प्रोडक्ट है एस्केटिक आइडल्स का। जहां पे नीचे का एक और फिर फिलोसोफर से लेके बात कहना है कि पहले के जमाने में जो फिलोसोफर्स थे वो इसी एस्केटिक आइडल्स के क्लोक में बंद के अपने फिलॉसफी को आगे बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि पहले फिलोसोफर्स को डर हुआ करता था कि भाई अगर मैं कुछ, क्योंकि वो तो क्वेश्चन करने वाले इंसान हुआ करते थे, हर चीज के ऊपर उंगली करना है, ये ऐसे कैसे, मोरालिटी वगैरह वगैरह हर चीजों को लेके। सोक्रेटिस का ही एग्जांपल ले लो तुम, तो उन्हें किसी चीज से बंद के रहना पड़ता था। वो किसी चीज को एज अ हायर वैल्यू के रूप में दिखाने की कोशिश करते थे ताकि लोग उन पे उंगलियां ना उठाएं, या फिर किसी रिलीजन से जुड़ जाते थे, किसी आइडियोलॉजी से जुड़ जाते थे उस समय के, और उन्हें एस्केटिक आइडियाज के अंदर बंद के रहना पड़ता था। नहीं तो बहुत सारे ऐसे फिलोसफर है शायद जिनको जिंदा जला दिया गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी। उन्हें, अरे भाई सोक्रेटिस को तो खुद भाई तुम जान ही रहे हो क्या किया गया था उनके साथ, हेमलॉक पिला दिया गया था। इसलिए उन्हें एस्केटिक आइडिया से क्लोक में बंद के रहना पड़ा, और उसी के अंदर वो काम करते थे, क्योंकि समय वैसा था, वैसे लोग थे उस समय। लेकिन अब नीचे का यहाँ पे एक और एज अ अपील है कि भाई अब तो टाइम बदला है, अब तो फिलोसफर्स को जरूरत नहीं है उस एस्केटिक आइडिया से क्लोक में बंद के रहने की। वो अब फ्रीली काम कर सकते हैं, उन्हें इतने आइसोलेशन की अब शायद उतनी जरूरत ना पड़े, या फिर उन्हें इतनी सेंसुअलिटी से दूर रहने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिससे उनको दूर रहने की जरूरत ना पड़े, और काफी वो, लेकिन अभी भी वो डाउटफुल होकर ही बात कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ऐसा हो सकता है फिलोसोफर्स के लिए कि वो एस्केटिक आइडियल्स में जो बंद के पहले काम के करते थे उससे बाहर निकल के वो काम कर पाए, उससे आगे निकल के वो काम कर पाए। तो ये था नीचे का पर्सपेक्टिव फिलोसोफर्स को लेके कि उनका कैसे यूज वो करते हैं एस्केटिक आइडियल्स को लेके। अभी तक हम लोगों ने बात किया था एस्केटिक आइडियल्स के बारे में कि किस तरीके से वो आर्टिस्ट को, फिलोसोफर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये हम लोग को एक अच्छा आइडिया नहीं दे पाए कि एक्चुअल में एस्केटिक आइडियल है क्या, और वो किस तरीके से हमारी ह्यूमैनिटी और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में जाके बैठा हुआ है। अभी तक तुम लोग भी कंफ्यूज्ड हो गए कि नीचे आखिर बात कहना क्या चाह रहे हैं इन एस्केटिक आइडियल्स को लेके, क्योंकि एस्केटिक आइडियल्स तो लाइफ डिनाइंग फैक्टर है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है, तो फिर भी क्यों ह्यूमैनिटी इसकी तरफ हमेशा मुड़ जाती है, इसकी तरफ लीन होती है? तो इसको समझने के लिए नीचे हमारे सामने एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं एस्केटिक आइडियल्स का, और वो है एस्केटिक प्रीस्ट्स। एस्केटिक प्रीस्ट और कोई नहीं, ये वही लोग हैं जो एस्केटिक आइडियल्स को पूरे तरीके से अपने आप में एम्बॉडी करते हैं। मान लो अगर एस्केटिक आइडियल जिंदा होता तो वो एस्केटिक प्रीस्ट ही होता। एस्केटिक प्रीस्ट वही लोग हैं जो कि एस्केटिक आइडियल्स के लिए जीते और मरते हैं, उनका सारा जिंदगी इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और यहाँ से कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगा, क्योंकि नीचे आप पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस एस्केटिक आइडियल्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक पैराडॉक्सिकल बात भी आती है इसी एस्केटिक प्रीस्ट को लेके। क्यों? क्योंकि ये एस्केटिक जो प्रीस्ट होते हैं वो एस्केटिक आइडियल्स को अपने आप में बहुत ज़्यादा ही एम्बॉडी करके रखते हैं। मान लो वो उनकी मासूका हो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और उनके पे अगर उंगली उठाई जाए तो वो नाराज़ हो सकते हैं। तो हमें नीचे कहते हैं कि एज अ रीडर जो तुम इस बुक को पढ़ रहे हो, तुमको भी इन्हीं एस्केटिक प्रीस्ट की तरफ से लड़ना होगा, क्योंकि एस्केटिक प्रीस्ट इतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली क्रिटिक नहीं कर सकते एस्केटिक आइडियल्स को, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर कह लो उसी को जीते हैं। तो यहाँ पे एक नीचिया मजाकिया रूप में कह रहे हैं कि तुम्हें भी उनका सपोर्ट करना होगा इसी एस्केटिक आइडियल को समझने के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एस्केटिक प्रीस्ट के बारे में बातें, कि किस तरीके से एस्केटिक प्रीस्ट इन आइडियल्स को अपने जिंदगी में यूज करते हैं। एस्केटिक प्रीस्ट का जो हमेशा से आइडियोलॉजी रहा है वो क्या रहा है कि वो इस जिंदगी को एज अ ब्रिज यूज करते हैं। उनका कहना है कि भाई ये जिंदगी में जितनी भी सफरिंग है, जितने भी मैं दर्द सहूंगा ना, वो अभी मैं यहाँ पे
सोच लो कि मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसका फल किसी और ज़िंदगी में मिलेगा, किसी और लाइफ में मिलेगा, किसी मेटाफिजिकल रेल्म में मिलेगा, जिसके खिलाफ नीचे पूरी तरीके से हैं। और नीचे का यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि इस एस्केटिक आइडियल्स को इतना ज़्यादा प्रीच क्यों करना, क्योंकि है तो ये एट द एंड ऑफ द डे लाइफ डिनाइंग ही ना। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम लोग थोड़े और बात करते हैं इस एस्केटिक प्रीस्ट के बारे में। ये जो एस्केटिक प्रीस्ट है ना, ये कोई नए प्राणी नहीं है। ये हमेशा से, सदियों से हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर में दिखते आए हैं। ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन से भी बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि ये हर एक रिलीजन में पाए जाते हैं। जहाँ पे अगर तुम देखोगे तो किसी भी एक सेक्टर में तुम्हें एक ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो इस एस्केटिक आइडियल्स को प्रीच कर रहा है, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और ये जो एस्केटिक प्रीस्ट होते हैं ना, ये सिर्फ लाइफ को सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि अपना एक नया तरीका ढूंढते हैं लाइफ को समझने का। क्योंकि तुम देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तुम्हें, तो एक मान लो एक मॉन्क है, ठीक है, एक बाबा है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, वो बहुत सारा उपवास रखते हैं, और वो जो नॉर्मल सेंस में होता है कि ज़मीन पे सोना और अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना। नीचे का यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव है कि भाई ये लोग लाइफ को डिनाई करके, यानी लाइफ को के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिनाई करके, वो एक्चुअली लाइफ को अफर्म कर रहे हैं, यानी लाइफ को जी रहे हैं। यानी तुम एक्चुअली लाइफ को ना बोल के लाइफ को हाँ कह रहे हो। और कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन लाइफ इटसेल्फ। जहाँ नीचे अब हमारे सामने एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी रखते हैं। अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल इंक्लूड करना चाहूँगा। बात है 14th सेंचुरी की। यूरोप में फ्लैगलेंट्स हुआ करते थे, एंड आई होप कि मैं इनका प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। ये वो लोग थे ना जो पब्लिक में जाकर अपने ऊपर कोड़े मारा करते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान को दिखाना चाहते थे कि मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उसको तुम माफ़ करना। तो यहाँ नीचे का ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक एलियन है। उनका कहना है कि एक दूर से एक एलियन इस पृथ्वी को देख रहा है, और वो इन लोगों को ऐसा बिहेवियर करते हुए देखेगा, हम ह्यूमंस को, तो उसके दिमाग में क्या बात आएगी, वो क्या सोचेगा? नीचे का कहना है कि वो सबसे पहले ये सोचेगा कि इंसान अपने आप को कितना ज़्यादा हेट करता है, वो खुद को ही मार रहा है, फॉर वॉट? और फिर हम लोग घूम फिर के वही क्वेश्चन पे आते हैं, तो फिर क्यों इन एस्केटिक आइडियल्स की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में? इसका आंसर है ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर। हम सभी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं, और इस सफ़रिंग का हमें कोई मतलब नहीं मिलता है। तभी एस्केटिक प्रीस्ट का एंट्री होता है इस सारे सिनेरियो के अंदर, और वो कहता है कि जो भी तुम इतनी सफ़रिंग को झेल रहे हो, इसका एक हायर पर्पस है, और इंसानों को एक नया मतलब मिल जाता है ज़िंदगी जीने का। और फिर हमें लगता है कि इसी पेन में हमें कुछ बड़ा हासिल होगा। जहाँ नीचे हमें कहते हैं कि हमें इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि ये जो एस्केटिक आइडियल है, ये कोई छोटा मोटा रोल प्ले नहीं करता हिस्ट्री में, बल्कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, या फिर चाहे वो रिलीजन हो, फिलॉसफी हो, ये सब में उसका एक बेस बन के बैठा हुआ है। जहाँ पे अगर मॉडर्न डे में भी तुम देखोगे तो इसका एग्जांपल तुम्हें देखने को मिलेगा। ये वर्कोहॉलिक इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया जाता है, नो पेन नो गेन वाली जो एटीट्यूड है कि जब तक तुम सफ़र नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये सारे क्या है? ये सारे एस्केटिक आइडियल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। इसके आगे नीचे बात करते हैं एक थोड़े से अलग टॉपिक के बारे में, दैट इज़ प्योर नॉलेज। और यहाँ पे वो कांट को थोड़ा सा क्रिटिक भी करते हैं। इसको समझते हैं पहले कि ये प्योर नॉलेज क्या है। अब नीचा का कहना है कि बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं प्योर नॉलेज के पीछे भागते हैं, एक परम सत्य कह लो, और वो कहना चाह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं एक मिथ है। जहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो फिलोसोफर्स हैं ये किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, और वो कहते हैं कि मैं उस समय अनबायस्ड था, और तुम्हें एक रूल दे देते हैं, और वो कहते हैं कि ये रूल यूनिवर्सल है। अगर कांट के केस में भी देखोगे तो उसका थिंग इन इट सेल्फ तुम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो। लेकिन नीचे का यहाँ पे कहना है कि अगर तुम किसी चीज़ को देख रहे हो तो तुम ज़रूर उसे किसी एंगल से देख रहे होगे। तो जिस एंगल से तुम देख रहे हो उस समय तुम्हारा पर्सपेक्टिव उसी एंगल का होगा सिर्फ। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तुमने एक माउंटेन देखा, ट्रैकर उसे एक अलग नज़रिए से देखेगा, जियोलॉजिस्ट अलग नज़रिए से देखेगा, मैं अलग नज़रिए से देखूंगा, आर्टिस्ट अलग नज़रिए से देखेगा। नीचे का कहना है कि किसी भी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने का मतलब होता है कि तुम उसे चारों तरफ से देख रहे हो, और ये तुम्हारे एक्चुअली में नॉलेज को और भी ब्रॉडर करता है और उसके डायनेमिक रेंज को और भी बढ़ाता है। ना कि किसी को एक चीज़ को देख के एक पर्सपेक्टिव से बोल देना कि भाई यही है यूनिवर्सल ट्रुथ, वो बल्कि बस एक पर्सपेक्टिव है, उसमें और भी हज़ारों पर्सपेक्टिव ऐड हो सकते हैं जो कि तुम्हारे नॉलेज को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे।
जहाँ पे फिर नीचे आगे बात करते हैं ह्यूमन इमोशंस और डिजायर्स के बारे में, जो कि एस्थेटिक आइडियल से रिलेटेड है। एस्थेटिक आइडियल्स में इमोशंस को उतना महत्व नहीं दिया जाता, या फिर डिजायर्स को कहा जाता है कि अपनी इच्छा को जितना ज़्यादा कंट्रोल करके रख सकते हो उतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखो। लेकिन नीचे का यहाँ पे कहना है कि भाई अगर यही इमोशंस और डिजायर्स लोग कंट्रोल करने लग जाएं तो बहुत सारे डिस्कवरीज भी नहीं होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं फिर देना चाहूंगा न्यूटन का। अगर न्यूटन को वो सेब गिरता हुआ दिखा और वो सोचता ही नहीं उसके बारे में कि भाई इसका किस फोर्स से गिरा होगा, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके निकालूं, उसके अंदर वो डिजायर पैदा ही नहीं हुई होती, तो आज हमारे पास वो न्यूटोनियन लॉज नहीं होते। तो इस इमोशन और डिजायर का हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो ह्यूमन रॉ इंस्टिंक्ट्स को दिखाता है, और एस्थेटिक आइडियल्स इसी को डिनाई करते हैं। वेल, तुमने अभी तक देखा कि किस तरीके से नीचे यहाँ पर भी क्रिटिक ही किए जा रहे हैं एस्थेटिक प्रीस्ट को और उनके एस्थेटिक आइडियल्स को। लेकिन नीचे यहाँ पे एक स्टेप बैक लेते हैं और हमें एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो एस्थेटिक प्रीस्ट हैं और इनका जो एस्थेटिक आइडियल्स है ये एक्चुअली में हेल्प भी करता है। हेल्प इन अ सेंस कि ये बहुत सारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जो ज़िंदगी से हार चुके हैं, ज़िंदगी से थक चुके हैं, उन्हें एक मतलब देता है जीने का, एक नया मतलब देता है जीने का। एट द सेम टाइम नीचे क्रिटिक भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये मतलब तो दे रहा है लेकिन लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को उससे छीन ले रहा है। लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो सेंशुअल प्लेजर्स हो, जॉय हो, या फिर तुम्हारे डिज़ायर्स हो, उसको छीन के वो तुम्हें एक नया तरीका दे रहा है ज़िंदगी जीने का। जहाँ पे फिर से वही बात आती है कि तुम लाइफ को डिनाई करके एक्चुअली में उसको इम्ब्रेस कर रहे हो। तो अब बात करते हैं इन्हीं वीक लोगों के बारे में, क्योंकि नीचे ने इन्हें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया है इस बुक के अंदर। वेल, ये जो वीक लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने जस्ट अभी कहा, नीचे का कहना है ये बहुत खतरनाक लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हेल्दियर पीपल्स होते हैं, जो कि एस्थेटिक आइडियल्स को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, ये उनको भी वीक बना सकते हैं, या फिर नीचे टर्म्स में कहें तो उन्हें भी सिक कर सकते हैं, उन्हें भी बीमार बना सकते हैं। नीचे का कहना है ना, ये जो वीक लोग होते हैं ना, काफ़ी ग्लूमी पीपल्स हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं कि इनके साथ अगर 2 मिनट तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें भी ये क्वेश्चन करवा देंगे कि शायद जो तुम खुश हो रहे हो ये एक्चुअल में खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में तो इतना ज़्यादा दुख पड़ा हुआ है। तो ये वैसे लोग होते हैं जो तुम्हारे मेंटालिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। और नीचे का कहना है कि हेल्दी पीपल्स को किसी भी तरीके से कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इन सिक पीपल का इलाज करें, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो जाएंगे इन सिक पीपल का इलाज करने, एक्चुअली में वो खुद बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है, तो ये सिक लोगों का इलाज कर कौन रहा है? तो अगर तुमने थोड़ा सा भी अभी दिमाग लगाया होगा तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये सिक लोगों का इलाज खुद सिक लोग कर रहे हैं, यानी एस्थेटिक प्रीस्ट। एस्थेटिक प्रीस्ट को भी नीचे कहते हैं कि ये वन ऑफ द सिक पीपल्स हैं, जो कि क्या करते हैं ना कि ये जितने भी सिक लोग हैं जो आपस में इनका ग्रुप बनाते हैं और उनका एक हेड बनता है। अब मैं यहाँ पे खुल के नहीं कह सकता कि हेड से मेरा क्या मतलब है, लेकिन नीचे ने जिस तरीके से बात किया है तो मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूँगा चर्च का। चर्च में जो फादर होते हैं, समझ लो वो जो क्या करते हैं कि इन्हीं ग्रुप्स को वो कंट्रोल करते हैं। इन ग्रुप को कंट्रोल करने का तरीका काफ़ी यूनिक है। लेकिन इनका ये जो सिक लोग होते हैं, ये होते तो है पहले से काफ़ी परेशान अपनी ज़िंदगी से। तो ये जो एस्थेटिक प्रीस्ट होते हैं, इनको देते हैं एस्थेटिक आइडियल्स का मेडिकेशन। अब ये एस्थेटिक आइडियल इनके ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करता, बल्कि कुछ पल की खुशी देता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझो कि मैं किसी बाबा के पास गया, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते कि मैं एक डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को बताया कि भाई मुझे यहाँ दर्द है। उसने एक मेडिसिन दिया मुझे। अब डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी वो बस आज रात तक मुझे उस दर्द से बचा के रखेगी, कल को वो दर्द फिर से मुझे होगा। तो एस्थेटिक प्रीस्ट भी कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इन सारे बड़े ग्रुप ऑफ पीपल्स को कंट्रोल करके रखें। और तुम इंडिया में भी देख सकते हो कि किस लेवल पे बाबाओं का क्रेज होता है कि उनके एक कहने मात्र से लोग क्या क्या कर देते हैं, लोग क्या क्या खरीदने लग जाते हैं। तो यही है वो एस्थेटिक प्रीस्ट जो एस्थेटिक आइडियल्स के नाम पे इन सिक लोगों का ट्रीटमेंट तो फुल्ली तरीके से नहीं करते, लेकिन हाँ इनको एक फॉल्स होप देते हैं, एक ड्रग देते हैं जिसको लेके वो लोग थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं और उसी में अपना फिर जीवन यापन करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम सोच रहे होगे कि नीचे क्रिटिकल भी हो रहे हैं और साथ ही साथ एस्थेटिक आइडियल्स के बारे में अच्छा भी कह रहे हैं। वेल, मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये बता दूँ कि नीचे ऐसे ही है। वो
एम्बिवेलेंट रूप से बात करते हैं। कहने का मतलब कि वो पहले किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर एक स्टेप बैक लेके ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आखिर उसका रोल क्या है या फिर वो एग्जिस्ट क्यों करता है, ताकि तुम्हें आगे समझने में मुश्किल ना हो। अब नीचे फिर से इसी एस्केटिक आइडियल को क्रिटिक ना करके एक स्टेप बैक लेके फिर से इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही ये जो एस्केटिक प्रीस्ट है, इनकी एस्केटिक आइडियोलॉजीज है, ये बहुत ही डेंजरस है, लेकिन वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम इन एस्केटिक प्रीस्ट के जगह होते तो तुम्हें पता चलता कि ये कितने चंट किस्म के इंसान हैं, या फिर मैं कहूँ कितने तेज किस्म के इंसान हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिपुलेटर्स हैं, जो इतने बड़े अमाउंट ऑफ पीपल को मैनिपुलेट करके अपने ढंग से यूज़ करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें एक जीने के लिए एक नया होप देते हैं, जहां वो कहते हैं कि ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को छोड़ो और ज़िंदगी में अपने डिसिप्लिन लाओ, जो कि काफ़ी रिगरस होता है, और उस तरीके से ज़िंदगी को जियो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये उठ सकता है कि इन एस्केटिक प्रीस्ट पे भरोसा क्यों किया जाए। तो नीचा का कहना है ना कि ये एस्केटिक प्रीस्ट अपने भरोसे के लिए काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ बनाते हैं। देखो, एस्केटिक प्रीस्ट भी वही लोग हैं जो एस्केटिक आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं, वही रिगरस रूटीन, बहुत सारे अपने साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अपने आप को प्रेशराइज करना, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना। तो इसके कारण होता क्या है ना कि कभी कभी उन्हें दिव्य दृष्टियाँ आती हैं, जिसको वो सामने वाली ऑडियंस को ये कह के बताते हैं कि ये भगवान ने मुझे कहा था या फिर किसी डिवाइन ने मुझे कहा था। जबकि नीचा का यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव है कि ये जो एस्केटिक प्रीस्ट को ये जो दिव्य दृष्टियाँ आ रही हैं, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रीजन के कारण हो सकता है, लेकिन ये सामने वाले लोगों को बताते हैं कि नहीं, मुझे किसी डिवाइन ने मुझे ये मैसेज दिया है, और लोग इस पे विश्वास कर भी लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सिक पीपल्स हैं, उन्हें कुछ भी चाहिए जिसके भरोसे वो जी सके। तो उन्हें ये जो लाइफ डिनाइंग फैक्टर्स हैं एस्केटिक आइडियाज़ के अंदर, वो इस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना किसी तरीके का क्वेश्चन रेज किए हुए। अब नीचे क्रिटिक देते हैं मॉडर्न मोरालिटी और हिपोक्रेसी ऑफ गुड मैन के ऊपर। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे पहले लेना चाहूँगा। एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक इंसान का जो दान पुण्य का काम करता है। अब उसे लगता है कि वो दान पुण्य का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे उस गरीब के ऊपर दया आई थी, लेकिन नीचा का कहना है इसके पीछे एक और सबकॉन्शियस रीज़न है कि तुम्हें एक सुपीरियर फीलिंग आ रही है, तुम्हारा हाथ ऊपर है उस गरीब को पैसा देते समय, और तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है कि तुम कम से कम इन लोगों में तो नहीं हो। जहाँ पे नीचा का एक बिगर फिलॉसफी जो यहाँ पे आता है, विल टू पावर वाली फिलॉसफी, जहाँ पे तुम हमेशा ऊपर रहना चाहते हो, जहाँ पे तुम चाहते हो कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, और ये दान पुण्य का काम करते समय तुम्हें वही वाली फीलिंग आती है। जहाँ एक बात और भी है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये जानते हुए भी, जबकि नीचा का ये कहना है कि कई लोग तो जान भी नहीं रहे इस बात को, क्योंकि वो खुद को फेस नहीं करना चाहते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऑटोबायोग्राफीज का, जो कि नीचा ने भी ली है। लॉर्ड बायरन नाम के बंदे थे जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। वो काफ़ी रॉ था, काफ़ी कैंडिड था, मतलब कि अपने इमोशंस को और वो जैसे थे वैसा उन्होंने अपने बारे में लिखा था। लेकिन उसके फ्रेंड ने उस बुक को जला दिया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड बायरन उस बुक में काफ़ी ज़्यादा ही रॉ हो गए थे। और सेम हुआ शोपेनहायर के ऑटोबायोग्राफी के साथ। उनके एग्जीक्यूटर ने कुछ पेजेस हटा दिए। क्यों? क्योंकि शोपेनहायर का इमेज पे दाग आ सकता था, इसलिए। और नीचे का यहाँ पे कहना है कि यही होता है, लोग अपने आप को आज फेस नहीं करना चाहते वो जैसे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो जैसे हैं। जहाँ उनके दिमाग में ये दुनिया काफ़ी आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक कहें तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत है, और वो लाइफ के जो एक और पार्ट है, जो क्योटिक नेचर है लाइफ का, उसको डिनाई करना चाहते हैं, जो कि एस्केटिक आइडियल को ही फॉलो करना हुआ। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नीचा ने क्रिटिक किया और उसके एक अलग एंगल से भी हमें दिखाया एस्केटिक आइडियाज़ के बारे में, जहाँ ये एस्केटिक प्रीस्ट हमारे ही गिल्ट, हमारे ही मोरालिटी का यूज़ करते हैं और उसे रिलीजन से जोड़ देते हैं फिर, और हमें एक फॉल्स होप देते हैं, एक ड्रग देते हैं जिसके बलबूते पे बहुत सारे वीक लोग जी पा रहे हैं। लेकिन अब नीचा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्केटिक आइडियल एंड इट्स enormous power and why it is given such a freedom। मतलब कि एस्केटिक आइडियल को इतना ज़्यादा फ्रीडम क्यों दिया गया है और इसके खिलाफ कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, और एट अ फाइनल हम लोग समझेंगे कि इसके जो खिलाफ खड़ा होने वाला कोई है भी कि नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आएगी कि एस्केटिक आइडियल से लड़ने के लिए ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है,
वो है साइंस, क्योंकि साइंस तो भाई रिलीजन और उसके डॉगमास को नहीं मानता, वो भगवान में भी विश्वास नहीं करता। लेकिन अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ। नीचा कहते हैं कि ये जो साइंस है ये एक्चुअली एस्केटिक आइडियल का ही एक नया मैनिफेस्टेशन है। मतलब कि ये एस्केटिक आइडियल्स का ही एक नया स्वरूप है। क्यों और कैसे? वेल, ये जो साइंस है ये एक्चुअली करता वही चीज़ है जो एस्केटिक आइडियल्स के अंदर होती है, बस यहाँ वर्ड का डिफरेंस है। साइंस प्रेज करता है ट्रुथ को, और जो एस्केटिक प्रीस्ट थे वो प्रेज करते थे गॉड को। साइंस भागता है सच्चाई के पीछे, और इसी सच के पीछे भागने के कारण बहुत सारे ह्यूमन इंस्टिंक्ट को, उसके रॉ नेचर को वो बस मियर फैक्ट में लाके तुम्हारे सामने पटक देता है, जहां पे वो स्ट्रिप आउट कर रहा है ह्यूमन के रॉनेस को। जहां पे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में एक तुम्हें समझाना चाहूँ तो इमेजिन करो एक ऐसे साइंटिस्ट को जो अपने काम में इमर्स होके, मतलब कि किसी साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है कोई, लेकिन वो जिंदगी के डीपर और पर्पसफुल क्वेश्चन को पूछ ही नहीं रहा है। तो नीचा का कहना है कि इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ डिनाइंग लाइफ, जहां साइंस भी बस एज अ नार्कोटिक यूज हो रहा है, जैसा कि एस्केटिक प्रीस्ट यूज करते थे एस्केटिक आइडियल्स को एज अ ड्रग। सो नीचे आगे बात करते हैं फ्री थिंकर्स के बारे में। ये जो एग्नोस्टिक्स होते हैं, ये जो स्केप्टिक्स होते हैं, एंटी क्राइस्ट पीपल्स होते हैं, नाहिलिस्ट होते हैं, जिनको लगता है कि ये भी एस्केटिक आइडियल को किसी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये इन सारे रिलीजियस डॉगमास से फ्री हैं। लेकिन नीचा का कहना है नहीं, ये भले ही रिलीजियस एंगल से ना सही, बट अपने तरीके से एस्केटिक आइडियल को फॉलो करते हैं। जहां पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। इमेजिन करो एक हार्ड कोर एथिस्ट को, जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है, किसी तरीके के रिलीजियस डॉगमास को नहीं मानता है, लेकिन वो भागता है एक सच के पीछे, उसे चाहिए सच। तो नीचा यहाँ पे बोलते हैं कि जिस तरीके से ये जो एस्केटिक प्रीस्ट थे वो एस्केटिक आइडियल्स के पीछे भागते थे, यानी एक तरह से गॉड के पीछे भागते थे, और ये जो थिंकर्स होते हैं ये ट्रुथ के पीछे भागते हैं। तो ये किसको प्रेज कर रहे हैं? ट्रुथ को प्रेज कर रहे हैं, ट्रुथ को अपना भगवान बना के बैठे हैं। यहाँ पे वर्ड्स चेंज हुए हैं, यहाँ जो अंडरलाइंग मोटिव है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड बात है नीचे की तरफ से, जो कि तुम अगर सोचने बैठोगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये हम लोग जो आजकल के थिंकर्स हैं ये भी एस्केटिक आइडियल को फॉलो कर रहे हैं। तो आखिर इस एस्केटिक आइडियल्स के अगेंस्ट खड़ा हो कौन सकता है? वेल, नीचे यहाँ कहते हैं कि शायद आर्ट वो एक चीज़ है जो कि एज अ एंटैगनिस्ट खड़ा हो सकता है इस एस्केटिक आइडियल्स के सामने, क्योंकि आर्ट काफ़ी ज़्यादा फ्री नेचर का होता है, जो ज़िंदगी जैसी है उसे वैसा रिप्रेजेंट करता है, उसके क्योटिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने आर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। फॉर एन एग्जाम्पल प्लेटो का कहना था कि भाई आर्ट है ना जो इल्यूजन क्रिएट करता है, हमें आर्ट को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, जो कि नीचा काफ़ी ज़्यादा जिसको डिनाई करते हैं, क्योंकि ये लाइफ के जो रॉ इंस्टिंक्ट है, रॉ नेचर है, उसको ग्लोरीफाई करता है, जो अल्टीमेटली लाइफ को अफर्म करने का तरीका हुआ। और जहाँ नीचा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि साइंस ने एक्चुअली हमारे साथ किया ये है ना कि कोपरनिकस रेवोल्यूशन हुआ था। कोपरनिकस रेवोल्यूशन के बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले के लोग मानते थे कि धरती बीच में है और चारों ओर मतलब कि उसके प्लैनेट्स घूम रहे हैं, लेकिन कोपरनिकस ने आके कहा कि नहीं, धरती बीच में नहीं है, सूरज बीच में है और उसके चारों ओर आके घूम रही है सारे प्लैनेट्स। अब देखो यहाँ पे नीचे का थिंकिंग समझना। नीचे कह रहे हैं कि कोपरनिकस के टाइम से ही ह्यूमैनिटी का डिक्लाइन शुरू हो गया था। कैसे? और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। नीचे कहते हैं कि कोपरनिकस भाई साहब ने किया क्या ना कि ह्यूमैनिटी के में जो ह्यूमंस हैं, जो एक बीच वाले फैक्टर हुआ करते थे, एक इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीव हुआ करते थे। वो कह सकते हो ना कि हम लोग एक स्पेशल क्रिएचर्स थे। साइंस ने उसको पटक दिया भाई किसी कोने में। साइंस क्या बोलता है कि भाई तुम हमारा जो ह्यूमैनिटी है, या फिर जो हम लोग जो स्पीसीज हैं, ये जो होमोसेपियंस है, ये बस एक रैंडम इवेंट के कारण अभी यहाँ पे धरती पे जी पा रहे हैं। एक रैंडम इवेंट्स हुआ था जिसके कारण धीरे धीरे इवोल्यूशन के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो साइंस ने हम लोग को बहुत ही छोटा बना दिया, जहाँ पे अब हम लोग सोचने लगे कि भाई हमारा तो इस बड़े यूनिवर्स में कोई महत्व है ही नहीं, जो हम लोग एक नाहिलिस्टिक अप्रोच की तरफ ले जाता है। हमारे अंदर ये थॉट है और तुम सभी के अंदर ये थॉट है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें भी लगता है और तुम भी इस तरीके से कभी ना कभी बात करते होगे कि भाई इस बड़े ब्रह्मांड में हमारा क्या औकात। वेल, नीचा कहते हैं कि हमारी औकात बहुत ज्यादा थी,
लेकिन इस साइंस ने ही हमें इतना नीचे ढकेला है। जहाँ पे फिर वो आगे बात करते हैं कांट के बारे में, कांट के उस थिंग इन इटसेल्फ वाले फिलॉसफी के बारे में। कांट भी रिलीजियस डॉगमास और गॉड को हटाना चाहता था। उसने एक प्रिंसिपल दिया थिंग इन इटसेल्फ का। थिंग इन इटसेल्फ क्या था कि भाई ये जो सच्चाई जो तुम्हारे सामने परसीव कर रहे हो ये सच नहीं है, इसके पीछे एक और सच है जो तुम कभी जान तो नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है वहां पे। अब इसके कारण हुआ क्या ना कि ये जो एस्केटिक आइडियाज हैं इसको एक साइंटिफिक जरिया मिल गया। अब लोग गॉड को ना प्रेस करके उस अनरियलिटी को प्रेस कर रहे हैं कि हम लोग तो उसको जान ही नहीं सकते भाई, रियलिटी को कभी हम लोग जान ही नहीं सकते। अब रियलिटी को तुम जान ही नहीं सकते भाई, और हम लोग को रीजनिंग पे, ह्यूमन रीजनिंग पे, ह्यूमन के कैपेसिटी पे एक समझ लो कि एक बंदिश लग गई। अब उसके आगे तुम सोच ही नहीं सकते हो। अब यहां पे से भी नाइलिस्टिक अप्रोच स्टार्ट हो जाता है बहुत लोगों का, और लोग सोचने लगते हैं कि हमारा बस यही कैपेसिटी है, जहां फिर साइंस ने और बहुत सारे फिलोसफर्स ने मिलके इंसानों को बहुत छोटा बना दिया, और फिर वही प्रेस करते हैं वो एस्केटिक आइडियल्स को, लाइफ डिनाइंग फैक्टर्स को, जहां आजकल सभी को भूख है बस किसी तरीके का सच जानने की। लेकिन नीचे का यहाँ पे कहना है कि ये जो सच है, ये सच को जानने की जरूरत ही क्या है, इसको इतना ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि तुम तो फिर वही मेटाफिजिकल रेल में जा रहे हो सच सच की बात करके। तो एंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि तो फिर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये गॉड खत्म हुआ कैसे, या फिर इसके सामने खड़ा होने वाला सबसे बड़ा अपोनेंट कौन है इस एस्केटिक आइडियल्स के सामने खड़ा होने वाला? तो वो और कोई नहीं, वो एस्केटिक आइडियल्स खुद हैं, वो क्रिश्चियन आइडियल्स इन नीचा सेंस वो खुद हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि क्रिश्चियनिटी ने खुद को खुद ही बर्बाद किया है। वो उसने एक्चुअली किया क्या, उसने सच को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाया अपने रूल्स के अंदर। अब देखो क्या हुआ ना कि अब उसने ऐड किया सच को कि भाई तुम्हें ट्रुथफुल होना है। क्रिश्चियनिटी कहती है ना, या फिर कोई भी रिलीजन कहता है ना कि तुम्हें ट्रुथफुल होना है, सच को जानो, सच को जानो। तो उसी सच ने अपने आप को जानने के लिए अब हुआ क्या, इसको ध्यान से समझना कि क्रिश्चियनिटी के अंदर वो सच आया। अब वो सच धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी पे हावी हो गया। अब लोग खुद क्रिश्चियनिटी को क्वेश्चन करने लग गए, क्योंकि उन्हें क्रिश्चियनिटी का सच जानना था। अब क्रिश्चियनिटी का सच जानने वो लोग निकले तो गॉड पिक्चर से हट गया और वो ट्रुथ आ गया पिक्चर में। अब वहां पे भगवान रहा ही नहीं, और जिसका रीजन है कि आजकल बहुत सारे लोग एथिस्ट हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन वो खुद एस्केटिक आइडियल है, जहां पे अब क्रिश्चियन मोरालिटी भी आती है। अब नीचे का कहना है कि ये क्रिश्चियन मोरालिटी भी धीरे धीरे पिक्चर से हट जाएगी। कैसे हटेगी? इसी सच के कारण। आजकल तुम देखो ना, डिबेट्स होते हैं किस चीज पे, एथिक्स पे डिबेट हो रहे हैं। मतलब कि खुद सच्चाई खुद को अंडरमाइन करके वहां उस मोरालिटी को, क्रिश्चियन मोरालिटी बोल लो या फिर एज अ मोरालिटी सिर्फ बोल लो, उस पे क्वेश्चन रेज कर रही है। तो यहाँ पे अल्टीमेट क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई इस सच का फिर क्या लेना देना, इस जो एक ऐसी चीज जो कि खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाए, इसको क्यों इतना वैल्यू दो? जिंदगी यहाँ पे जो हैपनिंग हो रही है उसको अफर्म करो, तुम उसको जियो। यहाँ नीचे का ये कहना है। तो एंड में कंक्लूजन क्या निकल के आता है? एंड में फिर से सवाल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये एस्केटिक आइडियाज थे कैसे। इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जब कोई मीनिंग था ही नहीं, मतलब कि एक बड़ा सवाल हर जगह घूम रहा था कि भाई ये जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, या फिर बोल सकते हो इतना जो दर्द हम सह रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? और उसी समय पिक्चर में आते हैं एस्केटिक प्रीस्ट्स अपने एस्केटिक आइडियल्स के साथ, और वो इसी जो मीनिंगलेस पेन है उसको एक मीनिंग देते हैं। इसलिए लोग एस्केटिक आइडियल्स को अपनाया, और एस्केटिक आइडियल्स के मतलब कि पीछे इतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटी क्लिंज हुई, मतलब कि उसके तरफ झुकी। जहाँ एस्केटिक आइडियल एक ऐसा माइंडसेट था जो कि कह रहा था कि दुनिया के प्लेजर्स, डिज़ायर्स और लाइफ के हर इंजॉयमेंट से दूर रहना चाहिए। और इसका मतलब था कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को दबाना और सफरिंग को एक मीनिंग देना। नीचे कहते थे कि ये आइडिया इंसान के लिए एक लाइफलाइन बन गया था उस समय, क्योंकि इंसान के पास कोई और तरीका था नहीं जिसके थ्रू वो उस मीनिंग को ढूंढे। जहां आगे नीचे बात करते हैं कि इंसान सिर्फ इस दर्द से परेशान नहीं था कि उसे दर्द हो रहा है, वो सफर कर रहा है, बल्कि उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि उसे दर्द का कोई मतलब नहीं बन रहा था, और उसी मतलब को एस्केटिक आइडियल्स ने फुलफिल किया आके।
और उस गैप को भरने की कोशिश की, जिसके कारण मैंने प्रीवियसली भी बात किया कि सिविलाइजेशन में उसने कितना ज़्यादा मदद किया है। लेकिन इसके कारण हम लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भाई उसने लाइफ डिनाइंग नेचर को हमारे अंदर कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट बना दिया, कितना ज़्यादा बोल सकते हो कि हम लोग उसको प्रीच करने लग गए लाइफ डिनाइंग फीचर्स को। जहां एस्केटिक आइडियल ने इंसान को एक विल तो दे दिया कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे कुछ अचीव करना है, लेकिन यही इंसान को एक डेंजरस डायरेक्शन में भी ले गया, जहां इंसान खुद अपनी जिंदगी से ही दूर हो गया, जिसको अगर नीचे टर्म में मैं कहूं तो अ विश फॉर ऑब्लिवियन। जहां तुम इसका इफेक्ट मॉडर्न डे में भी देख सकते हो। ये जो परफेक्शनिज्म है, ये जो एक्सट्रीम डाइटिंग है, ये जो ओवर वर्किंग का जो ये सारा कल्चर है, ये कहां से आया? ये एस्केटिक आइडियल्स का ही देन है। जहां नीचे ब्लंटली ये कहना चाहते हैं कि इंसान को मीनिंग चाहिए था और एस्केटिक आइडियल्स ने ये मीनिंग प्रोवाइड किया, पर वो मीनिंग लाइफ के खिलाफ था। इट वॉज अ रिजेक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट मेक्स लाइफ ब्यूटिफुल एंड वर्थ लिविंग। और इसीलिए वो आइडियल एक ट्रैप बन गया हमारे लिए, हमारे जी का जंजाल बन गया। तो अंत में नीचे हमें एक सवाल के साथ छोड़ रहे हैं कि क्या तुम इस एस्केटिक आइडियल्स के साथ ही जीना चाहोगे जो तुम्हें एक फॉल्स होप देता है, या फिर तुम जिंदगी जैसी है उसे वैसा एक्सेप्ट करोगे, सफरिंग को बस एज अ लोगे कि भाई वो जिंदगी का एक हिस्सा है और मुझे उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, जिंदगी के इस वाइब्रेंट नेचर को एक्सेप्ट करना है। और अब ये तुम पे है कि तुम किस पाथ को चूज करोगे, क्योंकि नीचे हमेशा की तरह कोई आंसर तो दे नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तुम पे होता है कि तुम किस तरफ जाना चाहोगे, किस तरफ मुड़ना चाहोगे। और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। सो अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर तुम्हें किसी पॉइंट पे कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है या फिर तुम खुद भी कुछ बताना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, तुम कमेंट में अपने भावनाओं को, अपने थॉट्स को लिख सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ के लिए और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा टीम वीएटेक्स मीडिया और ऋषि को फॉर हेल्पिंग मी विद दिस वीडियो।